नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूँगा। तो महाराष्ट्र में स्थिति ये आ गई है कि वहाँ पर पत्रकारों तक ने अपनी-अपनी जाति के आधार पर व्हाट्सएप ग्रुप बना लिए हैं। महाराष्ट्र में स्थिति ऐसी आ गई है कि मराठवाड़ा में मराठी ऑटो चालक गैर मराठी सवारियों को ढोने से इनकार कर रहे हैं। ये कहना है महाराष्ट्र की राजनीति को नज़दीक से समझने वाले वरिष्ठ लेखक, चिंतक, पत्रकार गिरीश कुबेर का, जिनका लेख इंडियन एक्सप्रेस में छपा है। बताया गया है लेख में कि ना तो बीजेपी के काम संग आएगा, ना लड़की बहना योजना एकनाथ शिंदे को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने में कामयाब होगी, ना 1 लाख करोड़ की रेवड़ियाँ ही सेवा कर पाएँगी। इसी तरह ना शरद पवार का अनुभव काम आएगा, ना उद्धव ठाकरे की मराठी अस्मिता का जादू चलेगा और ना ही महाविकास अघाड़ी का मजबूत गठबंधन महाविकास अघाड़ी को सत्ता में ला पाएगा। तो फिर सत्ता में क्या लाएगा? ये जो 6-7 कारण बताए ये अपनी जगह चलेंगे, लेकिन मेन कारण क्या होगा? सबसे बड़ा महाराष्ट्र की राजनीति का चुनाव का विजय फैक्टर क्या होगा? तो कुल मिलाकर सबसे बड़ा विजय फैक्टर होने वाला है सोशल इंजीनियरिंग। जो गठबंधन जितनी ज़्यादा जातियों को, जितने ज़्यादा समुदायों को, जितनी ज़्यादा कम्युनिटीज़ को अपने काबू में ले लेगा, वो चुनाव जीतने के उतने करीब पहुँच जाएगा। अब कहानी ये बताई गई है कि देवेंद्र फडणवीस ने 2019 के विधानसभा चुनाव से पहले एक मास्टर स्ट्रोक खेला कि मराठों को आरक्षण दे देते हैं, कि एक ब्राह्मण मुख्यमंत्री मराठों को आरक्षण दे रहा है, तो मराठे जुड़ जाएँगे बीजेपी के साथ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनके इस महत्वाकांक्षा पर पानी फेर दिया जब उन्होंने आरक्षण पर रोक लगा दी। फडणवीस के हाथ कुछ नहीं लगा। उल्टे अब मराठों में आरक्षण रिजर्वेशन पाने की जो अकुलाहट थी और ज़्यादा बढ़ गई, उनका आंदोलन और तेज हो गया। वो ओबीसी में आरक्षण चाह रहे थे। ऐसे में मराठों से ज़्यादा ओबीसी महाराष्ट्र में है जो लामबंद होते चले गए और देवेंद्र फडणवीस को लगा कि ये भी उनके हक में ही जा रहा है। लेकिन कालांतर में क्या हुआ? 2 बड़े मराठे नेता अजीत पवार और एकनाथ शिंदे, एक चीफ मिनिस्टर बन गए, एक फडणवीस की तरह डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए। ये मराठा आंदोलन का साथ देने लगे। उधर देवेंद्र फडणवीस को लगा कि अब आरक्षण की आग भी जलती रहे, किसी फैसले पर भी नहीं पहुंचा जाए, सबके हाथ में एक-एक मिसरी डालते रहें और चुनाव जीत जाए, ये कहानी चल जाएगी। लेकिन ओबीसी भी नाराज़ हो गए और मराठे भी नाराज़ हो गए। किससे? महायुति से। यानी एकनाथ शिंदे, अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस की तिगड़ी से ओबीसी भी नाराज़ हो गए और मराठे भी नाराज़ हो गए। ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम। मराठों ने ओबीसी में आरक्षण मांगा तो धनगर, जो भेड़ पालक समुदाय है, वो चौकस हो गया। उसने भी आरक्षण के हक में अपना आंदोलन तेज कर दिया। अब महायुति सरकार ने क्या किया? जिसने आरक्षण मांगा दे दिया, धनगरों को भी आरक्षण दे दिया। ऐसे में और समुदायों में अकुलाहट बढ़ती गई। सबको लगा कि आरक्षण सबको मिल रहा है, हम क्यों वंचित रह रहे हैं? तो सरकार ने क्या किया? चलो सबको खुश कर देते हैं। तो ऐसे 17 समुदायों को उन्होंने एक अलग इंडिपेंडेंट कॉरपोरेशन के रूप में स्थापित कर दिया और 50-50 करोड़ की सीड मनी दे दी। तो ये इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस कॉरपोरेशन बन गए, जिसमें हिंदू खटीकों का भी हो गया और इसमें अन्य समुदायों का, छोटी-छोटी जो जातियां हैं, उनका भी हो गया। और इस तरह के इस समय 17 समुदाय ऐसे चल रहे हैं। ऐसे में गिरीश कुबेर कह रहे हैं कि इस तरह जाति का प्रभुत्व छाता जा रहा है, सोशल इंजीनियरिंग छाती जा रही है। वैसे एक वक्त था जब बीजेपी जातियों का गणित खेलती थी तो उसको सोशल इंजीनियरिंग करार दिया जाता था
और समाजवादी पार्टी या मायावती या लालू या कांग्रेस के ही काम करती है तो उसको जातिवादी राजनीति कहा जाता है। अब ये भेद मिट गया है। ऐसे में कुल मिलाकर कहानी ये है कि जिसके साथ जितने समुदाय जुड़ जाएंगे, उसके चुनाव जीतने की संभावना और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब बीजेपी के लिए यहाँ दिक्कत क्या आती है? बीजेपी के लिए सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि उन दलितों और मुसलमान वोटों का क्या करें, जो लोकसभा चुनाव के समय महाविकास अघाड़ी के पास चले गए थे और वो लौटते हुए भी दिखाई नहीं दे रहे। मुसलमान तो नहीं लौटेंगे, पहले भी नहीं थे बीजेपी के साथ। तो इसके लिए 2 काम किए गए। एकनाथ शिंदे सरकार ने मौलवियों का जो स्टाइपेंड या तनख्वाह है वो बढ़ा दी। जो मदरसों के लिए जो काम करते हैं, जिनको 6,000 मिलता था उनको 10,000 कर दिया गया, जिनको 8,000 मिलता था 18,000 रुपया उनको महीने का वेतन बढ़ा दिया गया। ये सोच के कि करीब 11-12% मुस्लिम आबादी है वो फ़ायदे में रहेगी। अब 88-89% हिंदू हैं, 11 साढ़े 11% मुसलमान हैं। तो ऐसे में बीजेपी का हिंदू मुसलमान करने का कार्ड भी पूरी तरह से कामयाब नहीं हो सकता। तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने सोचा कि चलिए दशहरा के जो विजयदशमी पर उनका भाषण है उसके ज़रिए वो हिंदुओं को अप्रोच करते हैं, दलितों को अप्रोच करते हैं। तो उन्होंने आरएसएस के कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि उनको दलितों के पास जाना चाहिए, उनके बैठकर उनके मनमुटाव दूर करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि चुनाव तो संघ लड़ेगा, बीजेपी तो साइड में रहेगी, कमान तो आरएसएस संभालेगा। तो ऐसे में मोहन भागवत उम्मीद कर रहे हैं कि कम से कम दलित उनके पास आ जाएंगे। मुसलमानों को कुछ थोड़ी-सी मलाई दे दी गई है। प्रकाश अंबेडकर 10 मुसलमान कैंडिडेट खड़े कर चुके हैं। ओवैसी साहब कुछ जगह और मुसलमान खड़े कर देंगे, तो मुस्लिम वोटों का बँटवारा हो जाएगा। और दूसरा जो गैर मुसलमान, गैर दलित जो बाकी बचे लोग हैं, जिसमें ओबीसी हैं, मराठे हैं, सवर्ण जातियाँ हैं, उनमें समुदाय ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तरफ लाने की कोशिश में दोनों धड़े लग गए हैं। महाविकास अघाड़ी भी इसमें शामिल है। महायुति की तो पूरी व्यूह रचना चुनाव की इसी के आसपास घूम रही है। कौन कितना कामयाब होता है, ये हम 23 नवंबर से पहले शायद अंदाज़ नहीं लगा पाएँ। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया।